बहन ने चिढ़कर मुंह बनाया, मरी नहीं है। तीसरी बहन की हालत कंट्रोल में है या नहीं? बड़ी बहन ने किसी रूटीन काम की तरह सवाल पूछा था। मंझली बहन ने बेरुखी से कहा, कोई नहीं मरा, और सीधे फोन काट दिया। उस पल में उसे समझ आया कि घर संभालने वाली किसी औरत पर कितना बोझ होता है। बड़ा भाई तो कभी घर टिकता नहीं था और अपनी तबाही पीछे छोड़ जाता था, जिसे उसे समेटना पड़ता था। तीसरी बहन पागल हो चुकी थी। चौथी बहन अपनी जान पर खेल रही थी। इस घर का तो भगवान ही मालिक था। मंझली बहन ने कमरे का दरवाजा धकेला तो देखा कि बेड के सामने फोन का स्टैंड लगा हुआ था। ट्रांस सॉन्ग फोन के सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। हेलो फैंस, मुझे अफसोस है कि मुझे इस हालत में आपसे बात करनी पड़ रही है। मुझे यकीन है कि आप सबने खबर देख ली होगी। इस बार का एक्सीडेंट वाकई बहुत खौफनाक था, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी जिंदा हूँ। हालांकि इस हादसे के बाद मुझे एक बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। मेरी मौजूदा हालत ऐसी नहीं है कि मैं रेस जारी रख सकूं, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। ये सुनते ही मंझली बहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, आखिरकार कोई तो समझदार बना। जाहिर है आपने सुना होगा, ये सिर्फ अस्थायी रिटायरमेंट है, आगे के प्लान्स अभी तय नहीं है। आप सबके प्यार के लिए शुक्रिया, आपकी जिंदगी मंगलमय हो। वीडियो पूरा होते ही मंझली बहन बैठ गई। उसने केयर टेकर का लाया फल उठाकर मुंह में डाला और ताना मारते हुए बोली, क्या सचमुच रिटायर हो रही हो? कहीं छोटे फान को बेवकूफ तो नहीं बना रही? ट्रांस सॉन्ग ने अपनी हिलने वाली उंगलियों से वीडियो अपलोड किया, फिर मंझली बहन को घूर कर देखा। मंझली बहन, तुम्हें इस वक्त ताने मारने की जरूरत नहीं है। बचपन से लेकर आज तक क्या मैंने छोटे फान से किया कोई वादा तोड़ा है? मैंने कहा कि मैं रिटायर हो रही हूँ तो मतलब हो रही हूँ। उसने मंझली बहन को आंखें दिखाई, फिर मुंह बनाया। वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। नेटिजन्स के बीच हड़कंप मच गया। क्या बकवास है, सचमुच रिटायरमेंट? वो तो इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी थी, ऐसे कैसे संन्यास ले सकती है? कितने अफसोस की बात है, मैंने तो अभी अभी उसे फॉलो करना शुरू किया था। ट्रांस सॉन्ग ने फोन बंद कर दिया और इंटरनेट की बहसों पर ध्यान देना छोड़ दिया। तभी मैं कमरे में दाखिल हुआ। हाँ, ये हुई ना बात। उसका वीडियो देखकर मुझे तसल्ली हुई और मैंने सिर हिलाया। ट्रांस सॉन्ग की नजरें मुझ पर टिक गईं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बगल में बैठी मंझली बहन को देखा। अरे, इतने साल बीत गए, फिर भी छोटा फान बिल्कुल वैसा ही क्यों दिखता है? जरा अपने चेहरे की झुर्रियां देखो, इसमें तो कोई छोटा बच्चा भी छुप जाए। ट्रांस सॉन्ग की जबान बचपन से ही सबसे जहरीली थी। अब जब पूरे शरीर में सिर्फ उसकी जबान और उंगलियां काम कर रही थीं, तब भी वो बाज नहीं आ रही थी। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। छोटा फान, तुम इन 10 सालों में कहाँ थे? तुम हमसे मिलने वापस क्यों नहीं आए? हम सब तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे। आखिरकार उसने दिल से एक बात कही, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था। कार एक्सीडेंट हुआ और फिर मैं 10 साल आगे की दुनिया में आ गया। अगर ये बात मैंने कह दी तो मंझली बहन मुझे सीधे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देगी। बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी आराम से बताऊंगा। मैंने बात टाल दी। तभी फोन की घंटी बजी। ट्रांस सॉन्ग ने चिढ़कर फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही आवाज उससे भी ज्यादा भड़की हुई थी। तुम मुझसे खेल खेल रही हो क्या? मैंने अगली इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था ताकि तुम्हारे साथ आर पार का मुकाबला कर सकूं, और अब तुम कह रही हो कि तुमने संन्यास ले लिया। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं संन्यास ले लूं तो ये तुम्हारे लिए ही तो अच्छा है ना? तुम जैसी हमेशा सेकंड आने वाली को आखिरकार नंबर 1 बनने का मौका मिल जाएगा, तब जाकर तुम्हारा नाम सनलिंक स्क्रीन पर चमकेगा। क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहती थी? ट्रांस सॉन्ग ने बेपरवाही से कहा। उसकी आवाज में हल्का ताना था। सनलिंक दुनिया की मशहूर सेकंड रनर अप थी। जिस भी रेस में ट्रांस सॉन्ग होती, सनलिंक सिर्फ उसकी परछाई बनकर रह जाती थी। लेकिन अफसोस, ट्रांस सॉन्ग हर रेस में हिस्सा लेती थी, इसलिए सनलिंक कभी पहले नंबर पर नहीं आ सकी। उस वीडियो को तुरंत डिलीट करो, मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करना है। सनलिंक ने गुस्से में हुक्म दिया। ट्रांस सॉन्ग की नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने कह दिया ना कि मैं संन्यास ले रही हूँ, तो मतलब ले रही हूँ। मेरे पास तुम लोगों के साथ फालतू खेल खेलने का वक्त नहीं है। मेरा छोटा भाई वापस आ गया है और मैं अपना पूरा वक्त उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। इतना कहकर ट्रांस सॉन्ग ने सीधे फोन काट दिया। उधर दूसरी तरफ सनलिंक गुस्से में बेबस होकर चीखती ही रह गई। जब सनलिंक ने दोबारा नंबर मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सनलिंक ने अपनी मुट्ठी भींची और गाली बकी। उसके पास खड़ी बाकी लड़कियां बिना कुछ कहे बस एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। आखिर ट्रांस सॉन्ग का छोटा भाई कौन है जिसने रेसिंग की दीवानी उस औरत को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया? सनलिंक ने अपनी सोच को समेटा और सबको देखा। जैसे ही उसने फोन रखा, किसी ने इंटरनेट पर सर्च किया और तुरंत फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। ट्रानफान, लियू रुयान का पूर्व मंगेतर। वो लियू रुयान जैसी खौफनाक, चालाक और गहरी औरत का मंगेतर रह चुका है और उसी ने रेसिंग की इस जीनियस को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। सनलिंक को अब उस लड़के में दिलचस्पी होने लगी थी। अस्पताल में चौथी बहन, अब तुम आराम से यहाँ रहकर रिकवर करो। रेसिंग के बारे में सोचना भी मत। मैं रोज आकर तुम पर नजर रखूंगा। मेरी आंखें एक चेतावनी की तरह थीं, लेकिन ट्रांस सॉन्ग को यह बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, मैं तो यही चाहती हूँ। ट्रान गियांग ने अपनी कनपटी सहलाई और कमर में टंगी कार की चाबी मेरी तरफ फेंक दी।
मेरी ये कार तुम रख लो और चलाओ। इस दौरान अपनी पसंद की कोई नई कार चुन लो, मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी। हाथ में मैक्लारेन की चाबी देखकर मैंने भौहें उठाई। तो फिर मैं इसी मैक्लारेन को चुन लेता हूँ, ट्रान गियांग ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था तुम्हें यही पसंद आएगी। ठीक है, ये कार तुम्हारी हुई। अस्पताल में पूरी दोपहर बिताने के बाद मैं घर लौटने की तैयारी करने लगा। शायद काफी समय से गाड़ी न चलाने की वजह से जैसे ही मैंने रेस पर जोर से पैर दबाया, कार इतनी तेजी से आगे भागी कि मैं संभल नहीं पाया। मेरी कार सीधे आगे वाली गाड़ी के पिछले हिस्से से जा टकराई। अरे, तुम्हें गाड़ी चलाना आता भी है या नहीं? पार्किंग लॉट में अचानक एक चिल्लाने की आवाज गूंजी। आगे वाली गाड़ी से एक औरत नीचे उतरी। मैंने बेबसी से अपना सिर पीटा और अनजाने में मंजली बहन को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन नंबर ढूंढने से पहले ही कार के कांच पर थपथपाने की तेज आवाज आई। बाहर खड़ी औरत ने अपना धूप का चश्मा उतारा। उसका खूबसूरत चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था। मुझसे थोड़ी लापरवाही हुई और फोन हाथ से छूटकर सीट के नीचे जा गिरा, जिससे अनजाने में एक नंबर डायल हो गया। तुमने मेरी नई गाड़ी ठोक दी, अभी अभी शोरूम से निकाल कर लाई थी। अब बताओ इसका हर्जाना कैसे भरोगे? वो औरत कार की छत पर हाथ रखकर थोड़ा नीचे झुकी और अंदर बैठे मुझे घूरने लगी। अरे, ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। सनलिंग ने फोन निकालकर ट्रान फान की फोटो सर्च की। स्क्रीन पर साफ साफ वही चेहरा चमक रहा था जो उसके सामने बैठा था। 10 साल बीत जाने के बाद भी ये इंसान बिल्कुल वैसा ही कैसे दिख सकता है? क्या ये उल्टा बूढ़ा हो रहा है? आई एम रियली सॉरी। हर्जाने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, इंश्योरेंस के हिसाब से क्लेम कर लीजिए। सनलिंग ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वो अभी यहाँ रुक नहीं सकती थी। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ये कहते हुए सनलिंग ने बिना किसी औपचारिकता के मेरी बगल वाली सीट की तरफ देखा। मैंने भी बिना हिचकिचाहट के कहा, आप कैब ले लीजिए, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। इतना कहकर मैं सीट के नीचे गिरा फोन ढूंढने झुक गया। जैसे ही मैंने फोन उठाया और जलती हुई स्क्रीन को देखा, उस पर साफ साफ 3 शब्द लिखे चमक रहे थे, लियू रुयान। पल भर के लिए मेरी सांसें थम गईं। कॉल का टाइमर बढ़ता जा रहा था। तब जाकर मुझे होश आया कि मैंने गलती से लियू रुयान को फोन मिला दिया था। थोड़ी ही देर में ब्रेक की एक तीखी आवाज ने पार्किंग लॉट के सन्नाटे को चीर दिया। एक लंबी रोल्स रॉयस थोड़ी दूरी पर आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक औरत का रोबदार अंदाज सामने आया, जिसे देखकर सनलिंग भी पल भर के लिए खामोश हो गई। पीछे से आए असिस्टेंट ने हैरान परेशान खड़ी सनलिंग से कहा, मैडम, एक्सीडेंट का मामला मैं संभाल लूंगा। आपकी जो भी मांग हो आप मुझसे कह सकती हैं। लियू रुयान थोड़ा नीचे झुकी। उसकी पतली उंगलियों ने मेरी कार की खिड़की पर दस्तक दी। उसके लहजे में एक शिकायत भरी मिठास थी। फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दी? उसके पतले होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बाहर आओ। लियू रुयान के आने से मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लियू रुयान ने आदत के मुताबिक हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। चलो, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि लियू रुयान ने मुझे खींचकर अपनी कार में बिठा लिया। क्या तुम उस औरत को जानते हो? लियू रुयान की भारी आवाज ने खामोशी को तोड़ा। मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं जानता। यह सुनकर लियू रुयान की नजरें गंभीर हो गईं। उसने सनलिंग के फोन की स्क्रीन पर लिखा। सब कुछ साफ साफ देख लिया था। साफ था कि उस औरत का इरादा कुछ और ही था। थोड़ी देर में कार रुक गई। मैंने जल्दी से सीट बेल्ट खोली। शुक्रिया मिस लियू। मैंने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गया। मेरी फुर्ती देखकर लियू रुयान ने पलकें झुका ली और अपने उस हाथ को देखा जिससे उसने अभी मेरी कलाई थामी थी, मानो उस पर अभी भी मेरी गर्माहट बाकी हो। तभी असिस्टेंट का फोन आया। प्रेसिडेंट लियू। जिस औरत की कार मिस्टर ट्रान से टकराई थी उसका नाम सनलिंग है। वो एक प्रोफेशनल रेसर है। जिस पल लियू रुयान ने सनलिंग का फोन देखा था, असिस्टेंट सब समझ गया था और एक्सीडेंट का निपटारा करते ही उसने सनलिंग की पूरी कुंडली निकाल ली थी। तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? लियू रुयान की आंखें बर्फीली थीं और उसके होठों से ये शब्द निकले, आप बेफिक्र रहिए। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। 10 साल पहले उसकी अपनी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो उसे खो बैठी थी। अब वो उसे दोबारा कभी खुद से दूर नहीं होने देगी। अगले दिन बिना किसी वजह के फाइनल मैच के कैंसिल होने की खबर इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड बन गई। सनलिंग जो ट्रैक पर पूरी तरह तैयार खड़ी थी, खबर देखते ही वहीं सन्न रह गई। काफी देर बाद उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। क्या मजाक चल रहा है? उसने अपना हेलमेट उतारा और जमीन पर दे मारा। ट्रान सॉन्ग के एक्सीडेंट की वजह से फाइनल मैच छूट गया था, जिससे ट्रॉफी लगभग सनलिंग की मुट्ठी में थी। लेकिन मैच से ठीक पहले टूर्नामेंट ही कैंसिल कर दिया गया। ऊपर से इस बार के पॉइंट्स फाइनल स्कोर में नहीं जोड़े जाने थे, यानी सनलिंग की सारी पुरानी मेहनत पानी में मिल गई थी। उसे एक सांत्वना पुरस्कार तक नहीं मिला। आखिर ये चल क्या रहा है? बिना किसी वजह के मैच कैंसिल क्यों किया गया? कम से कम मुझे कोई वजह तो बताओ। सनलिंग गुस्से में आग बबूला होकर आयोजकों के ऑफिस का दरवाजा लात मारकर अंदर घुसी और मेज पर जोरदार थप्पड़ मारा। ऑफिस के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिरकार टूर्नामेंट का हेड आगे बढ़ा और सनलिंग के कंधे थपथपाकर उसे शांत करने की कोशिश की। मैडम सन, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं था, तो मुझे बताइए कि आखिरकार क्या अड़चन आई है? सनलिंग ने गुस्से में पूछा। क्या फंड की कमी है? मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो मुझे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया जा रहा? टोन लैम गुस्से में अपना कंट्रोल खो चुकी थी। उसने डायरेक्टर का हाथ झटक दिया। मास्टर टोन, ये सच में हमारे हाथ में नहीं है। ये डायरेक्टर लियू का ऑर्डर है, हम उनकी बात मानने के लिए मजबूर हैं। डायरेक्टर ने बेबसी में हाथ जोड़े। टोन लैम ने अपने दांत भींचे और उसकी मुट्ठियां कस गईं। बहुत बढ़िया लियू न्यूयेन, सिर्फ कल रात की बात की वजह से तुम जानबूझकर मुझे टारगेट कर रही
रही हो। टोन लैम का गला कड़वाहट से भर गया और वो मुड़कर चली गई। उसे जाते देखकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग बेबसी से आहें भरने लगे। सब बेकार गया। वैसे तुमने क्या किया था जो डायरेक्टर लियो को इतना गुस्सा दिला दिया? उन्होंने तुम्हें हटाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की अपनी पोजीशन तक का इस्तेमाल कर लिया। डायरेक्टर ने सिर पकड़ लिया। फालतू की बातें मत करो। टोन लैम कार में बैठी और एक्सीलेटर दबाया। कार लियो कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग की तरफ तेजी से भागी। लियो न्यूयेन, तुम सच में एक नीच औरत हो। टोन लैम ने दांत भींचे और स्टीयरिंग व्हील पकड़े। उसके हाथ सफेद पड़ गए। माफ कीजिए मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के आप डायरेक्टर लियो से नहीं मिल सकती। रिसेप्शनिस्ट ने बिना किसी झिझक के टोन लैम को रोक दिया। टोन लैम हंसी और रिसेप्शनिस्ट की तरफ उंगली उठाई। तो अभी मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करो। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर चेक किया और बोली, ठीक है मिस टोन, आपकी अपॉइंटमेंट 8 महीने बाद की सेट हुई है। 8 महीने बाद आप आ सकती हैं। 8 महीने? किसे बेवकूफ बना रही हो? टोन लैम का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन तभी उसकी नजर सिक्योरिटी गार्ड्स पर पड़ी। उनमें से हर एक लंबा चौड़ा और तगड़ा था। मैं एक से भी नहीं जीत पाऊंगी। यहाँ तो 7-8 हैं। आज की बात मुझे सहनी ही पड़ेगी। टोन लैम मुड़कर चली गई। उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा। ये चैंपियनशिप छीनना मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है। अगर लियो न्यूयेन नहीं चाहती कि मैं कंपटीशन में हिस्सा लूं, तो मुझे ट्रांस सॉन्ग को वापस टूर्नामेंट में लाना होगा। ट्रांस सॉन्ग का फैन बेस बहुत बड़ा है। उसके खेलने से ऑर्गेनाइजर्स को करोड़ों का रेवेन्यू मिलेगा। लियो न्यूयेन एक बिजनेसमैन है। वो पैसों का नुकसान नहीं सहेगी। जब तक ट्रांस सॉन्ग खेलेगा, सब संभालना आसान होगा। बस बात यह है कि ट्रांस सॉन्ग ने अपने भाई के लिए संन्यास ले लिया है। उसका वापस आना मुश्किल है। टोन लैम ने कार का गियर बदला। ट्रान फैम को हैंडल करने का मतलब है ट्रांस सॉन्ग को हैंडल करना। उसने फोन करके ट्रान फैम की लोकेशन का पता लगाया। सिस्टर लैम, आप ये क्यों पूछ रही हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई। टोन लैम ने कहा, मुझे वो चैंपियनशिप हर हाल में चाहिए। उसकी लाल कार तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी। फोर्थ सिस्टर, डॉक्टर ने कहा है कि आपको हल्का खाना खाना है, इसलिए इन चीजों के बारे में सोचिए भी मत। मैंने ट्रांस सॉन्ग के हाथ से स्नैक्स का पैकेट छीनकर डस्टबिन में फेंक दिया। ट्रांस सॉन्ग बेबसी में मान गई। टीनो फार्म मुझे पता है, लेकिन मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी। रिंग की वो कोल्ड ब्लडेड किलर अपने भाई के सामने बच्चों की तरह नखरे दिखा रही थी। मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का बनाया सादा खाना उसके सामने रख दिया। ट्रांस सॉन्ग को बेबसी में वो बेस्वाद खाना खाना पड़ा। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो सेकंड सिस्टर, क्या बात है? किसी ने फोन करके कार हटाने को कहा है। ट्रांटिन ने संक्षेप में कहा और फोन काट दिया। कार हटाना? आज तो मैंने कार सही जगह पार्क की थी। फिर से क्या प्रॉब्लम हो गई? फोर्थ सिस्टर, आप खाना खाइए, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। हेलो सर। आवाज सुनकर जब मैंने उस औरत को देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। तुम? फिर से तुम? टोन लैम की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत बचकानी लग रही थी। कितना इत्तेफाक है सर, आपकी कार ने मेरी कार का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। प्लीज कार हटा लीजिए। मैडम, पार्किंग लाइंस के हिसाब से आपकी कार ने खुद मेरा रास्ता ब्लॉक किया है, मैंने ठंडे लहजे में कहा। टोन लैम ने नाटक करते हुए कार के चक्कर लगाए। सच में बहुत माफी चाहती हूँ। क्या आप चाय कॉफी के लिए चलेंगे? इसे मेरी तरफ से माफी समझ लीजिए। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मैंने कदम तेज कर दिए। तभी पूरे बेसमेंट में 3 मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स चमकी और वे तेजी से हमारी तरफ आने लगी। टोन लैम ने तेजी से मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींच लिया, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और हम जमीन पर गिर पड़े। मेरी हथेली खफून से लथपथ हो चुकी थी। ड्राइविंग करना नहीं आता क्या? दिख नहीं रहा हम यहाँ खड़े हैं? पुलिस को फोन करके सबको पकड़वाता हूँ। बहुत गहरी चोट लगी है, चलो मैं तुम्हारी पट्टी करवा देती हूँ। टोन लैम ने कहा, अगर तुम्हारी वजह से न होता तो मुझे ये चोट भी नहीं लगती। ये कहकर मैं लंगड़ाते हुए आगे बढ़ गया। टोन लैम उलझन में वहीं खड़ी रही और अपना सिर खुजाते हुए बड़बड़ाई, ये सब मेरी सोची हुई स्क्रिप्ट जैसा क्यों नहीं हो रहा? अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला और मैं लंगड़ाते हुए बाहर निकला। पट्टी बांध गई है, ध्यान रखना इस पर पानी न लगे। नर्स ने पट्टी बांधते हुए हिदायत दी। मैंने दांत भींचकर दर्द सहा और आखिरकार सिर हिला दिया। अभी अपनी ऐसी हालत देखकर मैं ट्रांस सॉन्ग के सामने नहीं जा सकता था, वरना वो लगातार सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर देती। खैर छोड़ो, पहले घर चलते हैं। मैंने अपनी फोर्थ सिस्टर को फोन किया। फोर्थ सिस्टर, मुझे एक काम से जाना पड़ रहा है, आप आराम कीजिए। तभी ठीक मेरे सामने एक मॉडिफाइड कार आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और फिर वही जाना पहचाना चेहरा सामने था। हे, क्या मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे सकते हो? टोन लैम ने थोड़ा झुककर मेरी तरफ देखा। इस वक्त उसका चेहरा थोड़ा सच्चा लग रहा था। मैंने फोन काटा और उस औरत को इग्नोर करते हुए लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। टोन लैम ने अपनी कार धीरे धीरे मेरे बगल में चलाए रखी। सुनो ट्रांसफॉर्म! उसके मुंह से यह सुनते ही मैं चौंक गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? टोन लैम ने अपना गला साफ किया और हाथ हिलाया। मैं बस माफी मांगना चाहती हूँ। मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला था। मैंने ठंडे लहजे में पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन ट्रांस सॉन्ग को जानती हूँ। टोन लैम ने काफी ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे तुमसे एक काम है। ये बात उसने सच बोली थी। मैं आगे बढ़ा और टोन लैम की कार का अगला दरवाजा खोलकर बैठ गया। मुझे खाना खिलाओ, जगह मैं चुनूंगा। टोन लैम की आंखें चमक उठी। जरूर। हुआ दिन रेस्तरां। तुमने प्राइवेट रूम बुक कर रखा है ना? क्या मैडम को पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए? मैंने अपनी भौहें उठाई और सीधे मुद्दे पर आया। टोन लैम बिना किसी झिझक के पीछे टिक कर बैठ गई और गर्व से सिर उठाकर बोली, अगर तुम ट्रांस सॉन्ग के मैचों में इंटरेस्ट रखते हो तो मुझे जरूर जानते होंगे। वो औरत मुझे बड़ी अकड़ से देख रही थी, लेकिन अगले ही पल जब मैंने बिना किसी औपचारिकता के सीधी बात कही
तो उसकी स्माइल वहीं जम गई। उसने शर्मिंदा होकर अपनी ठुड्डी को सहलाया। शॉर्ट में कहें तो मैं और तुम्हारी बहन राइवल्स हैं। इस बार मैं तुमसे एक हेल्प मांगने आई हूँ। टोन लैम सीधे काम की बात पर आई। मुझे पता है कि वो तुम्हारी वजह से रिटायर हुई है। क्या तुम उसे समझा सकते हो ताकि वो रिंग में वापस लौट आए? उसकी बात खत्म होते ही प्राइवेट रूम में सन्नाटा छा गया। मेरा चेहरा काला पड़ गया। मैंने चाय का कप उठाकर एक घूंट लिया और शांत आवाज में कहा, मिस टोन, आपको पता होना चाहिए कि मेरी सिस्टर अभी इंजर्ड है। टोन लैम ने तेजी से सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो अभी खेले। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसे समझाओ कि वो रिटायरमेंट न लेफ्टिनेंट। उस औरत की इस बेतुकी और बकवास डिमांड को सुनकर मेरी आंखों में गुस्सा तैर गया। ये काम मुझसे नहीं होगा। ये कहकर मैं उठा और मुड़कर जाने लगा। रुको! टोन लैम खड़ी हो गई। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। चोट लगी होने के बावजूद मेरे कदम तेज थे। टोन लैम बेबस होकर दरवाजे पर खड़ी रही। सिर खुजाते हुए वो बड़बड़ाई, ये सही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया? तभी उसका फोन बजा। हेलो बड़े भाई, क्या सिचुएशन है? दूसरी तरफ से उत्सुक आवाज आई। टोन लैम ने आंखें घुमाई और कुर्सी पर बैठ गई। ये कैसा बेवकूफाना प्लान बनाया था तुमने? वो तो मुंह फेर कर चला गया। अब मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अचानक मिलने का सीन क्रिएट करो, फिर खाने पर ले जाओ और बातों बातों में काम निकालो। ये ट्रिक तो मेरी कभी फेल नहीं हुई। दूसरी तरफ से खुद पर शक जताती आवाज आई। टोन लैम ने नजरें झुकाकर सोचा। उसकी आंखों में झिझक थी। जानबूझकर कार हटाने का ड्रामा करना कोई अचानक मुलाकात नहीं थी। फिर खाने पर ले जाने की बात भी जबरदस्ती की लग रही थी और आखिर में सीधे मुंह पर अटैक कर देना। ये सब स्क्रिप्ट के बिल्कुल उल्टा चला गया। मुझे मतलब नहीं है। आज के बाद अपनी ये फालतू थ्योरीज मुझे मत बताना। दूसरों का टाइम वेस्ट करते हो। टोन लैम ने छिड़कर कहा और फोन काट दिया। वो रूम से बाहर निकली। बाहर जाने के लिए एक छोटे से पुल से होकर गुजरना पड़ता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और ये कंफर्म करके कि टोन लैम पीछे नहीं आ रही है, अपने कदम धीमे कर लिए। मैंने एक ठंडी सांस भरी और सीढ़ियों पर कदम रखा। ठीक उसी वक्त हल्की सी हवा चली। फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगीं और पानी की सतह पर लहरें बनने लगीं। मैं सिर झुकाए चल रहा था और सामने से आ रही औरत पर मेरा ध्यान नहीं गया। वो औरत पीछे नहीं हटी, बल्कि वहीं खड़ी रही। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। मैं सीधे उससे टकरा गया। मैं डगमगाकर पीछे हटा और सीढ़ी से मेरा पैर फिसल गया। उस औरत ने बिना देर किए हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। मैं सीधे उसके नरम सीने से जा टकराया। उस औरत ने मुझे आराम से पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी हथेली पर बैंधी पट्टी पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। चोट कैसे लगी? लियून हुयेन ने चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने तुरंत अपना हाथ पीठ पीछे छुपा लिया और उसकी नजर से बचने की कोशिश की। छोटी सी खरोंच है, कुछ खास नहीं। जब भी मैं झूठ बोलता हूँ, मेरा गला थोड़ा खट्टा सा हो जाता है और आवाज हल्की सी बैठ जाती है। लियून हुयेन इस बात से अनजान कैसे रह सकती थी? उसने बिना झिझक अपना हाथ मेरी पीठ के पीछे बढ़ाया। उसकी गर्म उंगलियों ने मेरी कलाई को पकड़ा और उसे आगे खींचा। इतनी गहरी चोट है और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? लियून हुयेन ने अपनी भवें सिकोड़ ली। उसकी आंखों के प्रेशर से मैं डर गया और उससे नजरें नहीं मिला पाया। मुझे चुप देखकर लियून हुयेन ने एक ठंडी सांस ली। जाकर पता लगाओ। सिर्फ इन 2 शब्दों से पीछे खड़ी सेक्रेटरी तुरंत सतर्क हो गई और सिर झुकाकर निकल गई। ये लियून हुयेन का स्टाइल था। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो जो जानना चाहती है उसे किसी भी कीमत पर पता लगाकर ही रहती है, लेकिन अगर उसने छानबीन की और मेरी बहनों को पता चल गया तो बात और बिगड़ जाएगी। मैंने घबरा कर कहा, पार्किंग बेसमेंट में बस थोड़ा सा छिल गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। लियून हुयेन की आंखें गहरी हो गईं। उसने दूर लगे शीशे के दरवाजे की तरफ देखा। जब उसकी नजर वहां आराम से खा पी रही टोन लैम पर पड़ी तो उसकी आंखों में तूफान उमड़ आया। बहुत मुसीबत है। उसकी साफ आवाज में गुस्सा दबा हुआ था और उसकी पकड़ का तापमान बढ़ता जा रहा था। मैंने लियून हुयेन की नजर का पीछा किया और शीशे के पार देखा। टोन लैम मजे से खाना खा रही थी। मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए आंखें मूंद ली। सच में उसकी आंखों से कुछ नहीं बच सकता था। लियून हुयेन ने नीचे देखा। उसकी नजर मेरे पैर के जख्म पर पड़ी। उसकी लंबी पलकों ने उसकी आंखों के गुस्से को ढंक लिया। तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, कार में बैठो। मैं कार के अंदर थोड़ा खिसक गया। मैं इस औरत के साथ और ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। सगाई टूटने वाले दिन का उसका ठंडा और सख्त चेहरा मेरे दिमाग में गूंज रहा था। तभी उसकी गर्म सांसें अचानक मेरे कान के पास महसूस हुई। सीट बेल्ट लगाओ। मैं चौंक कर मुड़ा, लेकिन मेरी नाक गलती से लियून हुयेन की नाक से टकरा गई। उसकी गर्म सांसें इतने करीब थीं कि मैं खुद ब खुद पीछे हट गया। लियून हुयेन मुड़ी और कार का दरवाजा बंद कर दिया। दूर खड़ी सेक्रेटरी ने समझदारी दिखाते हुए ड्राइवर को पास आने से रोक दिया। इंजन की आवाज गूंजी और लियून हुयेन ने एक्सीलेटर दबा दिया। तुम्हारी चोट टोन लैम की वजह से लगी है? मैंने कुछ नहीं कहा। लगता है उसी की वजह से लगी है। मेरे जवाब न देने के अंदाज को लियून हुयेन बहुत अच्छी तरह जानती थी। खामोशी का मतलब हाँ था। इतने सालों के साथ से मैं भी समझता था कि लियून हुयेन की भारी आवाज का क्या मतलब होता है। तुम क्या करने वाली हो? मैंने सतर्क होकर उसकी तरफ देखा। लियून हुयेन की गहरी आंखें समझ पाना मुश्किल था और उसके होठों पर तैरती हल्की सी मजाकिया स्माइल अचानक गायब हो गई। क्या तुम उसके लिए फिक्र कर रहे हो? सिरके जैसी तेज खटास की गंध सीधे नाक में चुभी। तुम ज्यादा सोच रही हो, मैंने ठंडे लहजे में कहा। लियून हुयेन, मुझे तुम्हारी ये खुद को सही समझने वाली और हर चीज को कंट्रोल करने
करने वाली आदत से सख्त नफरत है। कार तेज चलाओ, मुझे घर जाना है। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा, फिर सीधे बैठकर सामने देखने लगा। जब सगाई टूट ही चुकी है तो आगे चलकर हम अजनबी ही रहने वाले हैं। अब मेरा एटीट्यूड अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं बस घर पहुंचना चाहता था। इस औरत के साथ एक ही स्पेस में और नहीं रहना चाहता था। कार धीरे से रुकी। लियोन ह्यूयेन जैसे ही उतरने वाली थी, मैंने उसे ऐसी घूर कर नजर से देखा कि वो वापस बैठ गई। अगर तुम मेरी सेकंड सिस्टर से मार नहीं खाना चाहती तो कार से मत उतरना, मत भूलो ये मेरा घर है। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाला, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मेरे लंगड़ाते हुए जाने के अंदाज को देखकर लियोन ह्यूयेन की आंखों में कई तरह के इमोशंस तैर गए और स्टीयरिंग व्हील पकड़े उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। थोड़ी देर बाद उसने फोन उठाया और कॉल कनेक्ट किया। लियोन ह्यूयेन की आवाज भारी हो गई। टोन लैंप पर नजर बनाए रखो। सेक्रेटरी को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि लियोन ह्यूयेन का मूड खराब है। वो सुबह से ही टोन लैंप का पीछा कर रही थी और कोई भी अपडेट मिलते ही सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर रही थी। कल टोन लैंप का इन्वेस्ट किया हुआ बार प्राइम टाइम ओपन हो रहा है, आपको पता है ना क्या करना है। तभी ट्रान तिन की कार ठीक पीछे आकर रुकी। वो कार से उतरी और उसने देखा, लेकिन उसे सिर्फ कार की टेल लाइट्स ही दिखी। हालांकि लियोन ह्यूयेन की कार इतनी अलग थी कि उस पर ध्यान न जाना नामुमकिन था। ये कार यहाँ क्या कर रही है? ट्रान तिन की थकी हुई आंखों में अलर्ट आ गया। फिर उसने तुरंत सिर उठाकर मेरे कमरे की तरफ देखा। टियो फार्म! ट्रान तिन की आवाज बिजली की कड़क जैसी गूंजी। वो 3-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़ते हुए ऊपर भागी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। क्या हुआ सेकंड सिस्टर? मुझे सही सलामत देखकर ट्रान तिन ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं, अभी लगा जैसे लियोन ह्यूयेन की कार देखी। उसकी बात खत्म होते ही मुझे हल्की सी खांसी आई और मैंने झेंपते हुए टॉपिक बदला। सेकंड सिस्टर, आप शायद बहुत थक गई हैं, इसलिए देखने में गलती हो गई। दिन भर काम करके थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए। आजकल लियोन ह्यूयेन काफी शांत है, शायद काम में बिजी होगी, इसलिए टियो फार्म को परेशान करने का टाइम नहीं मिला। ट्रान तिन ने एक ठंडी सांस भरी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ी, उसने सीधे मेरी कलाई पर बैंधी पट्टी देख ली। मुझे पता था कि ट्रान तिन फिक्र करने लगेगी। मैंने पहले ही बोल दिया, अरे कुछ नहीं हुआ है, बस रास्ते में थोड़ा सा छिल गया था। सेकंड सिस्टर, आप बेफिक्र रहिए, मैं रोज टाइम पर दवा बदलूंगा। मेरे सामने खड़े होकर ट्रान तिन के दिल में पछतावा जाग उठा। उसने नजरें झुका ली। उसकी थकी हुई आंखों का फोकस खो चुका था। उसने अपनी आंखें मली तो आंखों में लाल नसें साफ दिखने लगी। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी और अपनी सेकंड सिस्टर के हाथ को थाम लिया। ठीक है सेकंड सिस्टर, खुद को ब्लेम मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। उसे काफी समझाने और दिलासा देने के बाद ट्रान तिन का मूड जाकर थोड़ा नॉर्मल हुआ। कमरे में वापस आकर मैं बिस्तर पर लेटा और खाली छत को घूरने लगा। सामने की लाइट की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हुई और अजीब बात यह थी कि उसमें लियोन ह्यूयेन का चेहरा उभर आया। लियोन ह्यूयेन की नजरें दूर थीं। उसकी गहरी भूरी आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे किसी खाई में झांक रही हो। मैंने बार बार अपने हाथ हिलाए और उस इमेज को गायब करने की कोशिश की। कितना अजीब है। ठीक उसी वक्त एक मैसेज टोन ने मेरी सोच को वापस खींचा। ट्रांस सॉन्ग की चैंपियनशिप बेल्ट, अगर चाहिए तो कल रात 8 बजे प्राइम टाइम बार। मैसेज के साथ एक फोटो अटैच थी। ये वही चैंपियनशिप बेल्ट थी जो ट्रांस सॉन्ग ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती थी। वो उसकी सबसे कीमती चीज थी, लेकिन ये चीज किसी और के हाथ में कैसे पहुंच गई? मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उधर से सिर्फ एक रोबोटिक फीमेल वॉइस आई। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। मैंने तुरंत ट्रांस सॉन्ग का चैट बॉक्स खोला ताकि उससे साफ साफ पूछ सकूं, लेकिन कुछ शब्द टाइप करते ही मेरी उंगलियां रुक गईं। नहीं, अगर ट्रांस सॉन्ग को पता चला तो वो आराम से अपनी रिकवरी नहीं कर पाएगी। मेरी बाकी बहनों के पास अपने अपने काम हैं और ये मामला सीधे मुझे टारगेट करने के लिए लग रहा है। जब बात ऐसी है तो क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं कि चक्कर क्या है। प्राइम टाइम। मैंने इस जगह को सर्च किया तो पता चला कि ये एक नया बार है जो ओपन होने वाला है। कल रात 8 बजे इसकी ग्रैंड ओपनिंग थी, लेकिन अकेले बार में जाना थोड़ा रिस्की हो सकता था। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल की और मेरी नजर एक नाम पर जाकर रुकी। इस वक्त मेरी हेल्प शायद सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ जीजाजी ही कर सकते थे। अगले दिन मैं रोज की तरह हॉस्पिटल में अपनी बहन का हाल चाल लेने गया। मैंने चैंपियनशिप बेल्ट का कोई जिक्र नहीं किया, बस बातों बातों में टोन लैम के बारे में पूछा। टोन लैम, वो जन्मजात नंबर 2। ट्रांस सॉन्ग हल्का सा हंसी और सीधी होकर बैठ गई। उसके हाथ में चम्मच था। खाना मुंह तक ले जाने का उसका ये स्ट्रगल देखकर सच में थोड़ा तरस आ रहा था। मैंने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ट्रांस सॉन्ग ने साफ मना कर दिया। मुझे सिर्फ चोट लगी है, मैं अपाहिज नहीं हुई हूँ, और अगर मैं हिली डुली नहीं तो ऐसे पड़े पड़े मेरी मसल्स कमजोर हो जाएंगी। मैं बेबस होकर वापस बैठ गया। वो सच में एक नंबर की बेवकूफ है, बस चैंपियनशिप जीतने का भूत सवार रहता है उस पर। जब मैंने संन्यास का अनाउंसमेंट किया था तो उसने मुझे फोन करके गालियां तक दी थी। ट्रांस सॉन्ग ने बेबसी से कहा, जो इंसान सिर्फ रेसिंग के बारे में सोचता हो उसके जुनून और लगन की ही तारीफ की जा सकती थी, लेकिन ये टोन लैम, वो जितनी बेवकूफ है उतनी ही जिद्दी भी है। ट्रांस सॉन्ग बकबक करती रही,
लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। वो मुड़ी और अलर्ट होकर पूछा, क्या वो तुमसे मिलने आया था? मैंने सिर हिलाया और नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया। नहीं तो वो बेवकूफ इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर वो तुमसे मिलने आए तो तुम बस उसे इग्नोर कर देना। मैंने 2 बातें समझाई। फोर्थ सिस्टर को बेफिक्र किया और ये कंफर्म कर लिया कि वो चैंपियनशिप बेल्ट ट्रांस सॉन्ग के लिए कितनी मायने रखती है। फिलहाल देखा जाए तो सिर्फ टोन लैम ही इसमें शामिल था। ट्रांस सॉन्ग के मुताबिक वो थोड़ा बेवकूफ जरूर था, लेकिन दिल का बुरा इंसान नहीं था। तो फिर मैं अकेले भी इसे हैंडल कर सकता था। रिस्क का अंदाजा लगाने के बाद मैं हॉस्पिटल से निकल गया। काफी टाइम से मैंने कोई एंजॉयमेंट नहीं किया था। आज रात बार की ओपनिंग है तो थोड़ा मजा ही कर लेते हैं। रात ढलने लगी और पीली सुनहरी लाइट्स जगमगाने लगी। पूरा शहर एक रहस्यमयी माहौल में डूब गया। दिन भर का काम खत्म करके लियून हु येन ने अपनी दुखती हुई कनपटी को मला। तभी अचानक एक फोन आया। उसने फोन फ्लिप करके देखा। क्या बात? एक अजीब बात हुई है। वे शायद प्राइम टाइम बार में पहुंचे हैं। फोन की दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की हिचकिचाती हुई आवाज आई। लियून हु येन की आंखें अचानक खुल गईं। बिना कुछ सोचे वो तुरंत खड़ी हो गई। उसकी नजरें इतनी सख्त थीं मानो किसी को जिंदा चबा जाएगी। इंजन की दहाड़ ने इस खुशनुमा रात को और भी तूफानी बना दिया। कार तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। लियून हु येन की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बस किसी भी तरह अगले ही पल उस बार में पहुंचना चाहती थी। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी का सीजन 1 यहाँ पर खत्म हो चुका है और सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही इसका सीजन 2 आता है मैं उसे अपलोड कर दूंगा। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूले, क्योंकि ऐसी ही और वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। और फिर इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।